समकालीन विश्व राजनीति, इसका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसमें हम देखेंगे विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। आज का हमारा जो शीर्षक है इस पाठ के अंतर्गत विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, ये अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। साझी का मतलब होता है, साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि समूचे समुदाय का अधिकार होता है। साझी का मतलब जहां सभी लोगों का समूचे समुदाय का अधिकार होता है उसको साझी कहते हैं। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे संयुक्त परिवार में एक चूल्हा, संयुक्त परिवार में एक ही किचन होती है, एक ही रसोई होती है, उस पर बना हुआ भोजन परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो चूल्हा होता है संयुक्त परिवार का वो साझी होता है। संयुक्त परिवार की जो संपत्ति होती है वो भी साझी होती है। चारागाह, गांव में पशुओं को चराने के लिए एक चारागाह होता है, वो संपूर्ण समुदाय का साझा होता है, सबके लिए होता है। वो कोई मैदान हो वो भी साझा होता है। कुआं, गांव में पानी भरने का जो कुआं होता है वो भी साझा होता है। नदी, ये सभी साझी संपदा के उदाहरण हैं। साझा का मतलब समझ में आ गया, मतलब वह संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो बल्कि संपूर्ण समुदाय का अधिकार हो, उसको हम क्या कहते हैं? साझी संपदा कहते हैं। इसी तरह के विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु या क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। विश्व के कई ऐसे हिस्से हैं जो किसी एक देश के अधिकार में नहीं है बल्कि उस पर विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देशों का या संपूर्ण विश्व के देशों का अधिकार है। इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। जैसे विश्व का कोई क्षेत्र है जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व का अधिकार है, तो उसका प्रबंधन भी कौन करता है? संपूर्ण विश्व के देश मिलकर ही उसका प्रबंधन करते हैं। साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा ही ऐसे उसका प्रबंधन किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा, इनको क्या कहा जाता है? वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है, इनका प्रबंधन किया जाता है, तो इनको वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, ये किसी एक देश का हो सकता है क्या? ये संपूर्ण विश्व का है, इसलिए ये साझी विरासत है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये किसी एक देश का नहीं है। यहाँ जन शून्य है, कोई व्यक्ति निवास नहीं कर सकता है और अंटार्कटिका पर बर्फ के भंडार हैं, विशाल भंडार है। यदि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल के सागर में आ जाएगी तो धरती जलमग्न हो जाएगी, संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, डूब जाएगी पानी में। इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो साझी संस्कृति के या साझी संपदा के अंतर्गत आता है। पूरे विश्व की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको बचाए रखें, वो जो बर्फ वहाँ जमी है वो जमी रहे। समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। बाहर का जो अंतरिक्ष है वो साझी संपदा है और समुद्र की सतह है वो भी साझी संपदा कहलाती है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। यानी वैश्विक जो संपदा है विश्व के सभी देशों की संपदा है, जिसमें हमने देखा वायुमंडल है, पर्यावरण है हमारा, और अंतरिक्ष शामिल है जिसमें। इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए, इस पर हम विश्व के सभी देश मिलकर के सहयोग करें या सहयोग करने का काम करें तो ये बड़ी टेढ़ी खीर है। विश्व के सभी देश एक मत नहीं हो सकते कभी, सबके अलग अलग हित हैं, अलग अलग मत हैं। जैसे मालदीव सबसे पहले कहेगा कि अंटार्कटिका को बचा लो, क्योंकि सबसे पहले मालदीव को डूबना है। कई देशों को सबसे लास्ट में डूबना है, तो लास्ट वाले काहे के लिए बोलेंगे? वो तो कहेंगे ना अभी रहने दो, फिर देखा जाएगा। तो ये टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते
जैसे अंटार्कटिका संधि 1959, अंटार्कटिका संधि कब हुई थी? अंटार्कटिका संधि 1959 1959 में हुई थी। मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल, न्यायाचार ये प्रोटोकॉल 1987 में आया था। आया था 1987। इसके बाद आया तीसरी चीज आती है पर्यावरणीय न्यायाचार 1991। अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991। अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 1991 में इतनी संधि हो चुकी है जो विश्व की साझी संपदा को बचाने के लिए इस प्रकार की संधि हो चुकी हैं। परिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते। परिस्थितिकी का मतलब होता है परिस्थितिकी का मतलब होता है परि का मतलब होता है चारों ओर। हमारे चारों ओर की जो स्थिति है उसका मतलब होता है परिस्थितिकी। और परिस्थितिकी का क्या काम होता है? ये हमारे वायुमंडल को देखती है। ये हमारे वायुमंडल ये परिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। तो परिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। जैसे किसी वैज्ञानिक ने यह विश्लेषण करके दिया, यह निष्कर्ष निकाला कि सबसे पहले मालदीव डूबेगा और यह आने वाले 20 वर्ष में डूब जाएगा अगर इसी तरह ताप वृद्धि होती रही। तो एक वैज्ञानिक ने निकाला, दूसरे वैज्ञानिक का कैलकुलेशन कुछ अलग होने वाला है। वो कहता है 20 में नहीं 50 वर्षों में होगा। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों में समय को लेकर के और घटनाओं को लेकर के मतभेद होते हैं और इन्हीं मतभेदों के तहत साझी संधियां लागू नहीं हो पाती हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है। यानी 1980 के दशक में एक खोज की गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा जिसमें उन्होंने पाया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत में छिद्र हो गया है। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है, बाहरी जो अंतरिक्ष का इतिहास है इससे भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। बाहरी अंतरिक्ष के बारे में यदि बात की जाए तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध में विकसित देश निवास करते हैं, पूंजीपति या धनी देश निवास करते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में विकासशील या फिर गरीब देश निवास करते हैं। तो दक्षिणी और
गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ता है, यानी अंतरिक्ष पर इसका असर पड़ता है। जब भी देखते हैं अमेरिका ने अंतरिक्ष में ऐसा चीज़ भेजी, अमेरिका ने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा, क्योंकि इनके पास पर्याप्त धन है और ये धन के कारण बार बार उपग्रह छोड़ते रहते। अभी हाल ही में आपने देखा होगा भारत ने चंद्रयान-3 चंद्रमा पर भेजा था, जबकि रूस का कोई प्लान नहीं था। रूस ने तत्काल एक तैयार किया वहाँ के वैज्ञानिकों ने, और उन्होंने भी एक वहाँ से चंद्रमा की सतह पर अध्ययन के लिए एक अपना उपग्रह भेज दिया, और पता चला उसका उन्होंने टाइम भी रखा, भारत से पहले चंद्रमा पर पहुँचने वाला था वो 24 घंटे पहले। लेकिन जल्दबाजी का काम तो जल्दबाजी का होता है, वो चंद्रमा तक पहुँच ही नहीं पाया, पहले ही क्रैश हो गया। तो ये देश उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं इनका अंतरिक्ष पर भी दबदबा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। यह एक ज़रूरी बात है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं, अंतरिक्ष से दोहन का मतलब होता है अंतरिक्ष से जो लाभ लिए जा रहे हैं, हो रहे हैं, उनके फायदे ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और ना आगे की पीढ़ियों के लिए। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ऊपर हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रवैये में अंतर है, हमने ये देख लिया। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध के देश निर्धन हैं, गरीब हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध के देश धनी है और विकसित देश है उत्तरी गोलार्ध के। तो इन दोनों में हमेशा निर्धन और अमीर और गरीब में हमेशा कभी बनी नहीं है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। कौन से? उत्तरी गोलार्ध के देश चाहते हैं कि पर्यावरण के मसले पर हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यानी दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं इसको ले लेते हैं और ऐसे इसको बांट देते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब ऊपर वाले में आते हैं विकसित देश। कौन से हैं? विकसित। और नीचे हैं विकासशील। ऊपर वाले यानी उत्तरी गोलार्ध के देश क्या कहते हैं कि पर्यावरण के मामले में सभी देशों का बराबर योगदान होना चाहिए। सभी देशों का बराबर योगदान। उत्तरी गोलार्ध के देश कहते हैं कि पर्यावरण जैसा आज है उसी दशा में इस पर चर्चा होना चाहिए, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश कहते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में विकसित देशों यानी ये नीचे विकासशील देश है और ऊपर हैं विकसित देश। तो वो क्या कहते हैं
कि पर्यावरण को जो प्रदूषित किया गया है ये विकसित देशों के औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। क्योंकि विकसित देश जहां हैं वहां उद्योग अधिक लगाए गए हैं, तो ये कहते हैं कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया वो उत्तरी गोलार्ध के देशों ने पहुंचाया है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षण देना या उसको स्वच्छ करने की जिम्मेवारी भी इन्हीं की होना चाहिए। ऐसा इनमें आपस में होता है। अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचता, यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी होगी। मतलब दक्षिणी गोलार्ध के क्या कहते हैं देश कि जो विकसित देश हैं इन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो जिम्मेवारी भी इन्हें ज़्यादा उठानी पड़ेगी। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जो विकासशील देश है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वो कौन सी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं? इस समय औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वहां निरंतर उद्योग लगाए जा रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध ना लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। अगर हम विश्व पर्यावरण की बात करें, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के देशों से बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध के देश कहते हैं कि पर्यावरण पर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए और सबकी पर्यावरण के संरक्षण में बराबर की हिस्सेदारी हो सभी देशों की। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के देश कहते हैं कि ये तो इसमें तो पर्यावरण को दूषित करने में तो विकसित देश जिम्मेवार हैं, वहाँ का औद्योगिकरण जिम्मेवार है। क्योंकि हम इस समय औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो हम पर वो प्रतिबंध ना लगाओ जो आपने किया है। प्रतिबंध पहले आपके ऊपर लगना चाहिए, हमें पहले औद्योगिकरण कर लेने दो। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार वो क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण और प्रयोग की व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध के देश कि विकासशील देश हैं उनकी जो भी आवश्यकता है उसका ध्यान रखा जाए। पर्यावरण के लिए जो भी कानून बना रहे हैं, वैश्विक स्तर पर जो भी नियम बना रहे हैं, उन सारे नियमों और कानूनों में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए, ऐसा दक्षिण गोलार्ध के देश कह रहे हैं। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था और इसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। इसमें कुल मिलाकर के 170 देशों ने इसमें भाग लिया था और इसी देशों में दक्षिणी गोलार्ध की इस बात को स्वीकार कर लिया गया। और इसके बाद वो क्या कहते हैं? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत का। जब इस बात को स्वीकार कर लिया कि विकासशील देशों पर अभी प्रतिबंध ना लगाए जाए तो जाकर के इसी प्रक्रिया को साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि रियो घोषणा पत्र का मतलब है पृथ्वी सम्मेलन घोषणा पत्र का कहना है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। रियो घोषणा कहता है, यानी पृथ्वी सम्मेलन का जो घोषणा पत्र है वो कहते हैं कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली के लिए, मतलब पृथ्वी का जो पर्यावरण है वो गुणवत्ता युक्त हो, वो अखंड रहे, वो सुरक्षित रहे, या उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन हैं। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। विकसित देश का मतलब है उत्तरी गोलार्ध के। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश
अपनी क्षमता के अनुरूप, यानी जिन्होंने इस संधि को स्वीकार किया है वो अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। यानी जिन देशों ने इस संधि को स्वीकार कर लिया है वो पर्यावरण के अपक्षय यानी पर्यावरण का नुकसान ना हो उसको सुरक्षित रखा जाए। अपनी हिस्सेदारी के आधार पर उनकी जो हिस्सेदारी तय की गई है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जिन देशों की जो हिस्सेदारी तय की गई है उसके आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। साझी का मतलब है सभी लोग मिलकर के जिम्मेदारियां निभाएं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। मतलब इस सम्मेलन में या इस ये जो संधि हुई थी या समझौता हो रहा था इस बात में या ये नियमाचार बने थे, जिन देशों ने ये नियमाचार स्वीकार किए थे वो इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से सभी मौजूदा समय में, मतलब आज का जो समय है इस समय में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है जो वायुमंडल को दूषित करने वाली गैसें हैं इनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है, उत्तरी गोलार्ध के देशों का है। यह बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। यानी विकासशील जो देश हैं, आज दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उस रास्ते पर अग्रसर हैं, उन देशों के प्रति व्यक्ति जो दूषित है गैसों का उत्सर्जन है वो बहुत कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि, यानी इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयकारी साबित होती है। जब विश्व का तापमान बढ़ता है तो धरती का जीवन के लिए ये बड़ी प्रलयकारी बात होती है। जापान के क्योटो में सन 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमत बनी थी। इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल। ये सन 1997 में हुआ था और ये जापान का शहर है। कहाँ का है? जापान। इसमें ग्लोबल वार्मिंग पर या वैश्विक ताप वृद्धि पर एक समझौता हुआ था। समझौते के लिए 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति बनी है। जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसी पर सहमति बनी है। बस आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।